हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का, क्लास 10th। और सबसे पहला चैप्टर हमारे पास वास्तविक संख्याएं। तो हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं, जिसे हम रियल नंबर्स भी कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ p और q क्या होने चाहिए हमारे पास, पूर्णांक, और q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब आप आगे देखें एग्जाम्पल, जैसे कि 2/3 है, -7/4 है और 5, ये क्या है, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ p और q क्या है, ये भी पूर्णांक होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं आप। तो एग्जाम्पल देखिए आप, √2 और √3, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास अपरिमेय संख्याओं के भी। अब देखिए यहाँ पर आप वास्तविक संख्याओं के कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको देखना है हमें। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब देखिए, एक संख्या रेखा है, इसके बीच में हमने 0 लिखा, यहाँ पे हमने 1 2 3 और इधर -1 -2 -3। अब इस संख्या रेखा को हम इधर भी इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास, वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं। ठीक है, ये देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर, इधर क्या है, वास्तविक संख्याएं धनात्मक है और इधर वास्तविक संख्या के आगे क्या लग रहा है, माइनस, तो ये क्या है, ऋणात्मक है। अब इसकी एक परिमेय देखिए आप, अंकगणित की आधारभूत परिमेय, ये क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दर्शाया जा सकता है। अब देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर 32। अब देखिए, हमें इसके क्या करना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का तरीका देखिए आप, सबसे पहले हमने यहाँ पर 32 लिया, उसके बाद हमने देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, सबसे छोटी संख्या ये होती है और इससे ये क्या हो जाएगा, और देखिए इससे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या, 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 16, फिर 2 से करा तो 8 टाइम, फिर 2 से करा 4 टाइम, 2 से करा 2 टाइम और 2 से करा 1 टाइम, हो गए। तो ये क्या है, इसके गुणनखंड। अब इन सबको हमने कहाँ पर लिख दिया, ये हमने इधर लिख दिया। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, ये क्या है, 22। अब इसके देख सकते हैं आप गुणनखंड, इधर 2 से करा तो 11 आ गया और 11 से करेंगे 11, क्योंकि 11 सिर्फ किससे जा सकता है, 11 से ही जाएगा, तो फिर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे हमने इसके कर दिया गुणनखंड 2 × 1। अब आप नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ एक टर्म दी गई है, HCF और LCM। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है हमें HCF कैसे फाइंड करते हैं। HCF, जैसे हमें 32 और 22 का HCF निकालना। अब देखिए, आपने गुणनखंड करने तो पहले सीख ही लिए हैं। गुणनखंड हम इस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमने 32 के गुणनखंड लिखे, उसके बाद हमने 22 के लिखे। अब देखो HCF कैसे निकालते हैं। HCF, इन दोनों में सेम क्या चीज़ है, आपको कुछ सेम दिखाई दे रहा है, इन दोनों में सिर्फ 2 सेम है, तो 2 क्या होगा इसका, HCF। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर LCM। एलसीएम में आप देख सकते हैं, हमने पहले सबसे पहले गुणनखंड लिखे दोनों के, उसके बाद हमने जब हमें एलसीएम निकालना है, अब देखिए सबसे पहले इन सब में कॉमन देखिए, यहाँ पर 2 है, हमने वाला 2 लिख लिया जो कॉमन था। उसके बाद 11 यहाँ एक बार आया, वो वाला 11 लिखा। अब यहाँ पे क्या है, 2, ये वाला 2 लिखा, ये 2 ये रहा और ये 2 ये रहा एंड ये 2 ये रहा। अब देखिए, अगर बाई चांस यहाँ पे हमारे पास 22 ना होके कोई और डिजिट होती और यहाँ पे 2 लिखा होता, तो हम क्या करते, ये 2 2 एक साथ मैच हो जाते, तो उन दोनों 2 का भी यहाँ पर 1 टाइम आता 2। ठीक है, अब देखिए इन सब की हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास क्या है, 176। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, एलसीएम एचसीएफ, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या है, इसने हमें एग्जांपल लेते हैं हम, पहली संख्या दी है 30, दूसरी संख्या दी है 50 और एचसीएफ दे रखा है 10 और एलसीएम हमारे से पूछा है, तो हम कैसे करेंगे, एलसीएम की जगह एलसीएम लिखा, एचसीएफ कितना दे रखा है 10, तो हमने 10 लिखा और पहली संख्या लिखी हमने 30 एंड दूसरी संख्या हमने लिखी यहाँ पर 50। अब हमें एलसीएम लेना। अब देखिए ये इधर किस में है, मल्टीप्लाई में। जब कोई चीज़ इस साइड मल्टीप्लाई में होती है और वो इक्वल्स टू के इधर जाती है तो किस में जाती है, डिवाइड में। यहाँ पर 10 डिवाइड में चला गया। अब इस 0 से ये वाली 0 क्या होगी, कट, और 30 की हमने 5 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास क्या आ गया, 150। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो बुक है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है ये, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या लिखा है, संख्या 4n पर विचार कीजिए, क्या ऐसा कोई n है जिसके लिए 4n का अंतिम अंक 0 हो। अब देखिए ये तो ऐसे हो गया लिखने का तरीका, आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, बाकी आप पहले समझिए देखो कैसे। जैसे 4n है, अब n हमारे पास क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आगे तक जा सकता है। उसके बाद देखिए 4 के हमने n लिया, यहाँ पर 2 लिया सबसे पहले, तो 4 × 4 कितना आया, 16, ना तो इसके लास्ट में 0 आया, देख सकते हैं आप। अब देखिए अगला हमने लिया 4 और यहाँ पर n लिया हमने 3, तो 4 × 4 तो कितना आ गया, 64। ऐसे ही आप आगे तक करते रहेंगे तो यहाँ पर हमारे क्या लाना, 0। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अब देखिए आप, हमने यहाँ पर किया है 10 20, हम 30 भी ले सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए 10 करेंगे हम, इसके गुणनखंड करें 2 × 5 और 20 के करेंगे 2 × 5 और 2। अब देखिए इन दोनों में 0 आ गए यहाँ पर, उसके लिए क्या गुणनखंड चाहिए 2 और 5, पर यहाँ पे तो हमें सिर्फ 4 के कितने गुणनखंड मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं। अगर हम 2 देखिए यहाँ पर 2 है, 2 करेंगे तो 2 × 2 मिल सकते हैं हमें, तो हमें ऐसे तो कोई डिजिट मिली नहीं, 2 तो मिला पर 5 तो मिला ही नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि 4n के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 होंगे। किसी संख्या के अंतिम अंक 0 होने के लिए उसमें 2 और 5 दोनों का गुणनफल होना चाहिए, लेकिन 4n में केवल 2 है, 5 नहीं है, इसलिए किसी भी n के लिए 4n का अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता, अतः ऐसा कोई n नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, लिखा हुआ है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब देखो एचसीएफ आपको निकालना आप बताया था मैंने कैसे निकालते हैं, और एलसीएम भी बताया था, और गुणनखंड करना तो आपसे आता ही है। जैसे 6 है, अब देखो 6 के कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमने 6 लिया, सबसे छोटी संख्या हमारी 2 हो गई, इस कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स चला गया, फिर क्या है 2 से तो होने का नहीं, अब किससे होगा 3 से, तो 1। अब क्या आएगा देखो इसके गुणनखंड 2 और 3, और हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर 2 और 3, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर हमने एचसीएफ लिखा। अब देखो एचसीएफ कैसे आता है, इन दोनों में सेम क्या है ये, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 2। अब एलसीएम कैसे आता है, पहले इन दोनों में सेम देखो क्या चीज़ है, तो सिर्फ 2 है, उसके बाद यहाँ क्या है 3, फिर बचा क्या 2 और यहाँ 5, तो जो बचे बाद में वो लिख दिए। ये एक सिंपल सा तरीका है, आप बहुत जल्दी इसको सीख लेंगे। और फिर इनकी मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास क्या आ गया 60, तो हमें पता चलेगा एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 60, और यही क्या होगा इसका आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप, हमने 96 के गुणनखंड करे तो हमारे पास ये आए, फिर हमने 404 के करे तो हमारे पास ये आए। अब देखिए 404 के मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ। जैसे 404, सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होगी 2, हमने 2 से करा, 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़, और 2 2 ज़ा 4, फिर हम करेंगे 2 से 1 0 1। अब देखिए ये किसी और डिजिट से नहीं जा सकता ना, तो हम डायरेक्ट 101 से करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा 1। अब ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देख सकते हैं आप एचसीएफ, अब देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों है एक बार पेयर हो गया ना इनका, तो 2 लिखा, फिर इन दोनों का भी पेयर हो गया, यहाँ पे 2 लिखा, तो क्या आ गया इसका एलसीएम, इसका एचसीएफ आ गया सॉरी 4। उसके बाद हमें एलसीएम, तो हमने पहले मेथड पढ़ा था ना वो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो हम उस वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालना में तो पहली संख्या दूसरी संख्या और डिवाइड में क्या चला गया एचसीएफ, तो हमें सब कुछ पता ही है, पहली संख्या लिखी दूसरी संख्या लिखी और फिर 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास ये डिजिट आ गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पे लिखा है संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए करो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमने इसके गुणनखंड करे तो हमारे पास ये आ गए। उसके बाद 72, अब देखिए मैंने ऐसे कैसे लिख दिया इस फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर हम 72 के गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, देखिए 2 से करते हैं हम सबसे पहले, तो ये कितने टाइम हो गया हमारे पास 36, फिर 2 से करेंगे कितना टाइम होएगा 18, फिर 2 से करेंगे कितना टाइम होएगा 9, फिर 2 से तो होने से रहा, अब 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ गया 1। अब देखिए 2 कितने टाइम है यहाँ पर 1 2 3, तो 2 की पावर कितना लिख रखा है हमने 3, 3 कितने टाइम है 3 3, 2 टाइम है ना 3, तो 3 की पावर क्या लिखा है 2, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है यहाँ पर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होगी इसकी घात, ये क्या है इसकी घात, ठीक है, वैसे इसको पावर भी बोलते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर क्या एचसीएफ, अब देखिए यहाँ पर 2 कितने टाइम है पेयर, अगर हमें पेयर बनाना है तो इसमें तो 1 टाइम है, ठीक है, तो 1 टाइम इसका लेंगे, 1 टाइम इसका और 1 टाइम इसका, तो 1 टाइम आ गया। फिर 3 का भी देखो यहाँ पे तो 1 टाइम ही है और हमें तो पेयर में चाहिए, तो फिर इसके भी 1। अब 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके क्या आया 6। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम, जब हमें एलसीएम चाहिए तो यहाँ पर देखेंगे हम, पहले तो देखेंगे पेयर वाला कौन सा है, वो वाला 2 लिखा, सबसे बड़ी घात वाला लिखा, फिर 3 देखेंगे, जितने भी मतलब जो पेयर में है सबसे पहले वो लिखें, फिर उसके बाद जितने बचे वो सारे लिखें, ठीक है, और फिर इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 360। अब हम यहाँ से हमें पता चल गया एचसीएफ और एलसीएम, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको तो आती होगी। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम इसकी जो एक्सरसाइज होती है उसके क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम उसके क्वेश्चन जल्दी करें तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।